Good morning, class 6. So yesterday we did exercise 5B जिसमें आपने टोटल 8 क्वेश्चंस किए थे. आज हमें एक न्यू टॉपिक कवर करना है जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. एंड इसके अलावा हम करेंगे कि whether to test two given fractions are equivalent or not and reducing a given fraction to its simplest form. ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे आपको 4 रेक्टेंगल्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4. अब इन 4 में कुछ डिफरेंस तो है. क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सेकेंड वाले रेक्टेंगल को हमने 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. थर्ड वाले को किया है 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स. एंड द लास्ट वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस हिसाब से जो पहला वाला रेक्टेंगल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दूसरा वाला है दैट इज इन 4 पार्ट्स. द थर्ड वन इज 6 पार्ट्स एंड द लास्ट वन इज 8 पार्ट्स. ठीक है, ये इक्वल हैं. आप मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा बिकॉज आई हैव ट्राइड टू मेक देम इक्वल बट अभी इक्वल नहीं हो पाए हैं. सो कंसिडर ऑल दीज पार्ट्स आर इक्वल इन साइजेस. ओके, ये इक्वल हैं, पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो इन चारों रेक्टेंगल्स में ये डिफरेंस है कि हर एक जो रेक्टेंगल है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है. अब हम वील कम टू द शेडेड पार्ट. ओके, अब शेडेड पार्ट है आपका. अब आपको हर शेडेड पार्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ शेडेड पार्ट. तो सबसे पहले का शेडेड पार्ट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो नीचे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो नीचे 2 आएगा और ऊपर कितने पार्ट्स शेड किए गए हैं? 1. सो दिस इज 1/2. ऐसे ही इस वाले को क्या करेंगे? 2/4. ऐसे ही दिस वन विल बी 3/6 एंड सेम वे दिस विल बी 4/8. अब आपके पास ये जो शेडेड पोर्शंस हैं वो क्या क्या हैं? हाफ है, 2/4 है, 3/6 है एंड 4/8 है. और अगर आप देखेंगे तो ये चारों इक्वल है क्योंकि इतना शेडेड पार्ट ये है, दिस इज इक्वल टू दिस शेडेड पार्ट, दिस इज इक्वल टू दिस शेडेड पार्ट एंड दिस इज इक्वल टू दिस शेडेड पार्ट. अब भले ही हमने रेक्टेंगल्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट्स जिनमें डिवाइड हुए हैं वो ये सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हैं. तो दैट मीन्स हाफ इज इक्वल टू 2/4, 2/4 इज इक्वल टू 3/6, 3/6 इज इक्वल टू 4/8. अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, अगर आप इसको देखेंगे भी कि अगर आप सिंप्लीफाई करके भी मतलब काट के भी इसको देखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा. दिस विल बी 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8. तो ये भी 1/2 ही आ रहे हैं. तो सिंप्लीफाई करके भी दे आर इक्वल एंड व्हेन यू आर शोइंग दैम इन द शेडेड पोर्शन तो वहां से भी ये इक्वल हो रहे हैं. सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड, ये जो फ्रैक्शंस इनको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ऑलराइट, सो तो हमें इससे एक चीज़ पता चलती है कि whenever we multiply the numerator and denominator of a fraction by the same non-zero number, it does not change the value of the fraction. जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे ये हाफ का अगर हम हाफ ही लिखेंगे तो हाफ को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 2 से, देखो सेम नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या बना? 2 1s are 2, 2/4 जो कि ये है 2/4. ऐसे ही 1/3, 1/2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 और 3 से, तो क्या बन गया? 3/6. ऐसे ही हमने 1/2 को मल्टीप्लाई किया 4/4 से जो क्या बना? 4/8. तो अगर आप देखेंगे तो एक जो प्रॉपर्टी है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की ये है कि जो कोई भी फ्रैक्शन होता है अगर आप उसको सेम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो उस फ्रैक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू वैसी की वैसी ही रहती है. सिमिलरली जब हम डिवाइड भी करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर तो वो भी उसकी वैल्यू फ्रैक्शन की चेंज नहीं करती है. तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो ये प्रूव करेगा कि कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 0 नहीं होता है वो एक ही रहता है. तो सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन एंड दिस इज 3/5. तो हमने क्या किया? 3 को मल्टीप्लाई किया एंड 5 को मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से.
तो सपोज दिस इज 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये नंबर आ गया 3 2s are 6 and 5 2s are 10. So 3/5 and 6/10 are equivalent fractions. ये equivalent fractions हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप इसको simplify भी करोगे 3 2s are 2 3s are 6 होता है and 2 5s are 10 होता है, 3/5 ही बनेगा. ऐसे ही अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक फ्रैक्शन का, सपोज वी हैव 25/30. अभी 25/30 को हमने क्या किया, 25 को हमने डिवाइड किया 5 से और 30 को भी हमने डिवाइड कर दिया 5 से. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 25 5 बार आता है, 5/6. तो 5/6 और 25/30 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. और अगर हमने इस नंबर को डिवाइड भी कर रहे हैं सेम नंबर से तो एक ही फ्रैक्शन आता है और इक्विवेलेंट होता है. सो दीज टू आर इक्वल. ऑलराइट, तो अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता लगाना है तो आप उसमें क्या करोगे, या तो आप उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. आंसर आया 6/10. तो 6/10 एंड 3/5 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ऐसे ही अगर आपको किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो अगर आप उसको डिवाइड भी सेम नंबर से करोगे, जैसे हमने यहाँ पे इसको 5 और 5 से डिवाइड किया, तो जो नंबर आएगा वो और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे. लेकिन हमेशा याद रखिएगा जिससे भी आप मल्टीप्लाई या जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द वे वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे आप देखेंगे 3/4, 5/7 एंड 8/11 को आपको कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं, कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं, 4. तो हर किसी के आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो दिस इज अ फ्रैक्शन 3/4 जिनके आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं. तो ये पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको पता लगाना है तो आपको उसको सेम नंबर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है और वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए. तो हम पहला नंबर पता लगा लेते हैं. 3/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 और 2 से तो एक नंबर तो हमें मिल गया 6/4 2 8. दूसरा 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 3/4 को दोनों जगह हमने देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया है. सो 3 3s are 9, 4 3s are 12. और अब हम क्या करेंगे, 3/4 को दोनों न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी 4 मल्टीप्लाई किया. 3 4s are 12 एंड 4 4s are 16. ऐसे ही जो लास्ट वाला नंबर होगा, सपोज हमने इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी नीचे भी, सो 3 5s are 15 एंड 4 5s are 20. सो जो ये 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर सारे के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. किसके, 3/4 के. सो दिस इज द वे यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच फ्रैक्शन. आपकी बुक में कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये आप अपना रफ कॉपी में कर लीजिएगा. यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस से ही रिलेटेड हैं. सो यू जस्ट सी हाउ किस तरीके से ये क्वेश्चंस किए गए हैं और एक बार देख के फिर आपको दोबारा करके इसको अपनी रफ कॉपी में करिएगा. कभी कभी एग्जाम में इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज 2 फ्रैक्शंस देंगे और उनको आपको पता लगाना है कि क्या वो इक्विवेलेंट हैं कि नहीं. तो सपोज वी हैव 2 फ्रैक्शंस, मान के चलिए एक है a/b और एक है c/d. सो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये दोनों नंबर्स इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है. जो इसका इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इस नंबर के डिनोमिनेटर से, तो वो इक्वल होना चाहिए इस नंबर के न्यूमरेटर से और इस नंबर के डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन से इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको आप करिएगा, सो a इंटू डी शुड बी इक्वल टू c इंटू b. तो अगर ये इक्वल है इसके तभी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ओके, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. सपोज वी हैव 2 नंबर्स 5/8 एंड 20/32. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट
कि ये दोनों नंबर्स का इक्विवेलेंट है या नहीं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. 5 को 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो अब हम पहले करेंगे 5 को 32 से मल्टीप्लाई और दूसरा है 20 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. अगर ये दोनों इक्वल आ गए, सो दैट मीन्स दीज टू नंबर्स आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो 5 2s are 10, 1 carry, 5 3 15, 16. So 160 is the answer for this, and 8 2s are 16, 160 इसका भी आंसर है. So this definitely means these two fractions are equivalent. So this is the way we check कि दो numbers equivalent हैं कि नहीं. Next topic है वो है how to reduce a given fraction to its simplest form. कोई भी number है उसका simplest form आप कैसे पता लगाते हो, ये हम इस topic में पता करेंगे. Suppose we have a number a upon b and you have to say that suppose जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है a और b का, HCF. आपने ये पढ़ा है HCF? आपके पहले वाले चैप्टर में आपकी मैम ने ज़रूर पढ़ाया होगा. सो HCF मान के चलिए इसका h है. तो क्या होता है, अगर इनका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो आपको a को उसके HCF से, दोनों के HCF से डिवाइड करना होगा, b को भी उसके HCF से डिवाइड करना होगा. ये जो आएगा आंसर वो क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कैसे पता लगाते हैं कि HCF किसी नंबर का क्या है. सपोज वी हैव 7/10. कोई एक फ्रैक्शन है 7/10. हमको इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. तो हमें पता कैसे चलेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं. तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे. तो सबसे पहले हमें पता है फैक्टर्स ऑफ 7. जो 7 के फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो तो एक तो 7 खुद हो गया और एक हो गया 1. 1 की टेबल में 7 आता है और 7 की टेबल में 7 आता है. ऐसे ही 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 10 के फैक्टर्स क्या हैं, एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 की टेबल में भी 10 आता है, 5 की टेबल में भी 10 आता है और 10 की टेबल में खुद 10 आता है. तो इसके 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, इसके 2 फैक्टर्स हैं. अब आप इसमें देखोगे कि जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, 7 का और 10 का, यहाँ हमने जो फैक्टर्स निकाले थे इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है, क्या है बताइए. राइट, एक 1 और 1, ये दो ही हैं जो कॉमन फैक्टर हैं. तो ये क्या हो गया, क्या निकल गया हमारा HCF, क्या निकला 7 और 10 का 1. तो जो कॉमन फैक्टर होता है कोई भी दो नंबर्स का वो होता है HCF. अब इस आप HCF को 1 को आप डिवाइड करोगे, जो नंबर दिया गया है 7/10 से आप 7 को 1 से डिवाइड करोगे, 10 को 1 से डिवाइड करोगे. सो आंसर खुद ब खुद क्या आया, 7/10. दैट मीन्स ये जो नंबर है ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक और फ्रैक्शन है हमारे पास 21/35. अब पहले इसका HCF निकालेंगे हम 21 और 35 का. हमें पता नहीं है कि ये नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने 21 का फैक्टर्स निकाले. तो 21 के फैक्टर्स आपको पता है बहुत ईजी है. एक तो 1 खुद हो गया, इसके अलावा 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है और खुद 21 की टेबल में आता है. ठीक है, ऐसे ही हम 35 के फैक्टर्स निकालेंगे. 35 के फैक्टर्स निकालोगे तो सबसे पहले तो 1 की टेबल में आता है 35, दूसरा 5 की टेबल, 5 7s are 7 की टेबल में भी आता है 35 और 35 खुद 35 की टेबल में आता है. ऑलराइट, सो अब आप इसमें क्या देखेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं. तो अब आप बताइए इसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं. एक तो 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है और जो 7 है वो कॉमन फैक्टर है, 7 और 7. तो HCF ऑफ 21 एंड 35 क्या होंगे, क्या होंगे बताइए. जो HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. तो इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा कॉमन फैक्टर है, 7 है. तो 7 जो है वो क्या हो गया, HCF हो गया इन दोनों नंबर्स का. तो आप 21 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से, और 35 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से. सो 21 से जब आप 7 डिवाइड करते हो तो 7 की टेबल में 21 कब आता है, 7 3s are 21, एंड 7 की टेबल में 35 कब आता है, 7 5s are 35. सो दिस 3/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ this number. So this is the way we simplify a fraction, कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. So आज के टॉपिक में हमने सीखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताते हैं.
इसके अलावा कैसे चेक किया जाता है कि दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं, ऑलराइट। और हमने जो लास्ट टॉपिक सीखा वो था कैसे किसी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है, ऑलराइट। सो आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 86 में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 5, वो आपको रफ कॉपी में अपने करने हैं। एक बार उनको देख लीजिएगा कि वो किस तरीके से किए गए हैं, देन यू डू इट विदाउट लुकिंग एट इट, ओके। उसके अलावा पेज नंबर 88 में भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये भी आपको करने हैं। सो ओवरऑल आज का आपका होमवर्क है यू हैव टू डू ऑल द एग्जाम्पल्स ऑन पेज नंबर 86, 87, 88 एंड 89 एंड टुमारो विल डू द एक्सरसाइज 5C। सो उससे पहले आप ये अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा एंड वी विल डू द एक्सरसाइज टुमारो। टिल देन take good care of yourself and have a good day.